आगे की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की कक्षा मानव भूगोल की प्रकृति। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमारी ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे मानव भूगोल की प्रकृति। कल हमने पिछले वीडियो में बात की थी मानव भूगोल की परिभाषाओं के बारे में कि किस भूगोलवेता ने मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी है। डॉक्टर एलन चर्चिल सैंपुल ने प्रकृति और मानव के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रकृति को सबसे ताकतवर कारक बताया था। आज हम बात करेंगे मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। प्रकृति का सीधा सा अर्थ माने तो होता है संबंध से, अर्थात कि हम किस आधार पर कह सकते हैं कि ये मानव भूगोल है, अर्थात किस से, इस भूगोल से ऐसी कौन सा विषय है, ऐसी कौन सी स्थितियां हैं, ऐसा कौन सा बिंदु है जिससे इसका संबंध है और उसके कारण से हम इसको मानव भूगोल कहते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले एक भूगोलवेता वे थे जीन ब्रून्स। याद रखना, एक सवाल भी पूछा जाता है मानव भूगोल की प्रकृति को समझाइए। सबसे पहले एक विद्वान हुए जीन ब्रून्स ने कहा, जीन ब्रून्स के अनुसार इन्होंने कहा था, स्पष्ट किया मानव भूगोल की परिभाषा को, अर्थात उसकी प्रकृति को। तो इन्होंने कहा, उदाहरण दिया कि अर्थशास्त्र का संबंध, यानी अर्थशास्त्र क्यों कहते हैं अर्थशास्त्र को, तो इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? कीमतों से। अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, अर्थात बाजार में किसी वस्तु का क्या मूल्य है, किस आधार पर उसकी कीमत बढ़ती है, मांग और पूर्ति क्या होती है, इस आधार पर उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से है। भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से। भूगोल में आपने पढ़ा होगा, भौतिक भूगोल में, भूगर्भ शास्त्र का संबंध किससे है? चट्टानों से। भूमि के अंदर क्या मिलती है? चट्टानें मिलती है। तो भूगर्भ शास्त्र में का संबंध किससे हो गया? चट्टानों से। भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से। उसी प्रकार से वनस्पति, देखते ही नाम से ही पता चलता है, तो वनस्पति शास्त्र का संबंध किससे हो गया? वनस्पति, पौधों को कहते, पेड़ पौधों को, तो वनस्पति शास्त्र का संबंध हो गया पौधों से। और एक विज्ञान है जैसे कला का ही एक विषय है, मानवाचार विज्ञान। जैसे सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, वैसे ही मानवाचार विज्ञान है। तो मानवाचार विज्ञान का संबंध किससे? जातियों से, अर्थात कास्ट। मानव की विभिन्न या प्राणियों की विभिन्न प्रकार की जातियों से। इतिहास हम बात करते, कई बार आपने भी पढ़ा होगा इतिहास नाम सुना होगा। तो इतिहास का संबंध किससे होता है? इतिहास क्यों पढ़ते? ताकि हमें उस समय की जानकारी मिल सके, इसलिए इतिहास का संबंध किससे रहता है? समय से। इतिहास का संबंध समय से। और भूगोल, क्योंकि हम बात किसकी करेंगे? भूगोल की करेंगे।
तो भूगोल का संबंध किससे होता है? देखो, अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से क्यों होता है? क्योंकि अर्थशास्त्र हमारी अर्थव्यवस्था पर टिका हुआ रहता है। अर्थव्यवस्था यहाँ की कीमतें निर्धारित करती है। अगर मान लो हमने कोई चीज़ महंगे में खरीद कर सस्ते में बेच दी तो हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। सस्ती चीज़ खरीद कर महंगी बेची तो अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। जिससे अर्थशास्त्र का संबंध सीधा किससे है? कीमतों से। भूगर्भ, भूमि के, देखो ये जो भूमि है इसके ऊपर हमें पर्वत वगैरह मिलता है, तो इसका कारण होता है कि यहाँ पर जो क्रेटर बनता है, अर्थात भूगर्भ के अंदर यहाँ से लावा, गैस इत्यादि एक क्रेटर के रूप में निकलकर बाहर आते हैं। ये क्या होता है कि यहाँ का जो तापमान होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, और ज़्यादा तापमान होने के कारण इसके अंदर की जो चट्टानें होती है ये चट्टानें पिघल कर यहाँ जो ज्वालामुखी फूटता है उसका लावा जम जाता है। उसका कारण यहाँ पर पर्वत, पठार इत्यादि संरचनाएं बनती है। तो भूमि के अंदर भी क्या है? चट्टानें। तो भूगर्भ शास्त्र का संबंध किससे हो गया? चट्टानों से। वनस्पति पेड़ पौधों को कहते हैं। वनस्पति शास्त्र का संबंध किससे हो गया? पौधों से। मानव के आचार विचार, मानव के बारे में बात की गई है तो क्या होगा? प्राणियों की जो कास्ट होगी, जातियां होगी, उससे संबंध हो गया। इतिहास, इतिहास समय को दर्शाता है, इसीलिए हम केवल समय की जानकारी के लिए हम इतिहास पढ़ते हैं। भूगोल जो है ये स्थान को दर्शाता है, अर्थात भूगोल का संबंध किससे होता है? स्थान से होता है, स्थान या जगह से। जगह से भूगोल का संबंध होता है। अब देखो, भूगोल जो है इसमें कोई प्रकार का अन्यथा या व्यर्थ प्रश्न नहीं पूछा जाता, या जो समय होता है, मान लो कि इसका जैसे महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कब दिया गया, ये कब दिया गया, या उसका समय पूछा जाता है तो समय तो किससे संबंधित होता है? इतिहास से संबंधित होता है। अर्थात भूगोल के अंदर उस चीज का इतिहास पूछा जा रहा है। लेकिन भूगोल में केवल 3 प्रश्न होते हैं। भूगोल में केवल 3 ही प्रश्न होते हैं। संपूर्ण भूगोल जो है केवल 3 ही प्रश्न है। तीन ही प्रश्न होते हैं। उन 3 प्रश्नों में पहला प्रश्न होता है कहां, अर्थात कोई वस्तु कहां स्थित है। देखो, कहां स्थित है, स्थान के बारे में पूछ लिया। क्यों, अर्थात इसका निर्माण क्यों हुआ, इस जगह पर इसका निर्माण क्यों हुआ, स्थान से संबंधित है। वे कैसे, तीसरा प्रश्न क्या है? कैसे, अर्थात यहां पर, इस स्थान पर, या कहां पर, अर्थात इस स्थान पर ये वस्तु क्यों है, ये भौतिक संरचना क्यों है, और इसका कैसे निर्माण हुआ। ये 3 के अलावा भूगोल में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो जो जीन ब्रून्स थे इन्होंने कहा था अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, भूगर्भ शास्त्र का चट्टानों से, वनस्पति का पौधों से, मानवाचार विज्ञान का जातियों से, इतिहास का समय से, वैसे ही भूगोल का संबंध स्थान से होता है। और यहां पर मानव भूगोल में केवल 3 प्रश्न होते हैं, कहां, क्यों, कैसे। तो कहां, क्यों, कैसे, इन 3 महत्वपूर्ण
इन तीन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। अर्थात मानव भूगोल में केवल 3 ही प्रश्न होते हैं। कहाँ, क्यों, कैसे, इन 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है, वही क्या कहलाती है? मानव भूगोल कहलाती है। अर्थात जहां पर इन तीनों का उत्तर दे दिया जाता है वह मानव भूगोल होती है। अब हम देखते हैं कि इस मानव भूगोल का संबंध कैसे है या इसकी क्या प्रकृति है। मानव भूगोल की प्रकृति। हालांकि इस सवाल में जीन ब्रूंस से लेकर संपूर्ण चीज इसी ही प्रश्न का उत्तर होगा, मानव भूगोल की प्रकृति का ही। तो देखें, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो पृथ्वी पर मानव निर्मित दृश्य जितने भी, जैसे मान लो मानव भूगोल कहते ही किसे है? कोई भी चीज अगर जिसकी उत्पत्ति मानव के द्वारा की गई है वह मानव भूगोल का एक हिस्सा होगा। तो पृथ्वी पर मानव निर्मित दृश्य मानव भूगोल में आते हैं। पृथ्वी पर मानव निर्मित दृश्य मानव भूगोल में आते हैं। पृथ्वी पर मानव निर्मित दृश्य मानव भूगोल में आते हैं। अतः मानव भूगोल की प्रकृति में मानवीय जो क्रियाकलाप है वह केंद्र बिंदु होता है। अर्थात मानव भूगोल की प्रकृति में मानव भूगोल की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप क्या होता है? केंद्र होता है। अर्थात मानव जो भी काम करेगा, अर्थात मानव भूगोल की प्रकृति में मानवीय क्रिया, मानव के द्वारा किया गया कोई भी काम होगा वही इस मानव भूगोल का केंद्र बिंदु होगा। मानवीय क्रियाकलापों का विकास कहाँ, कब, वे कैसे आदि प्रश्नों के उत्तर भौगोलिक दृष्टि से प्रकट करना मानव भूगोल की प्रकृति को प्रकट करता है। अर्थात मानवीय क्रियाकलापों का विकास, देखो मानव के द्वारा क्या क्या विकास किया गया है, क्या क्या काम किया गया है। तो मानवीय क्रियाकलापों का विकास कहाँ, कब, वे क्यों, देखो 3 ही प्रश्न थे भूगोल में, इसीलिए मानवीय क्रियाकलापों का, क्योंकि मानवीय क्रियाकलाप मानव भूगोल में आते हैं,
मानवीय क्रियाकलापों का विकास कहाँ, कब, वे क्यों, कहाँ, क्यों और कैसे, कहाँ, क्यों, वे कैसे। आदि प्रश्नों का उत्तर, आदि प्रश्नों का उत्तर भौगोलिक दृष्टि से प्रकट करना मानव भूगोल की प्रकृति है। उत्तर भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से प्रकट करना मानव भूगोल की प्रकृति है। मानव भूगोल की प्रकृति है। अर्थात इन तीनों प्रश्नों का उत्तर भौगोलिक दृष्टि से देना, अर्थात इस जगह पर, जैसे मान लो कि ये कोई ज्वालामुखी है, तो अब इस स्थान पर ये ज्वालामुखी कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, क्यों, कैसे और कहाँ। इन तीन प्रश्नों का उत्तर इस जगह के स्थान पर, इस भौगोलिक स्थिति के आधार पर, इस स्थान के आधार पर देना क्या कहलाएगा, मानव भूगोल की प्रकृति कहलाएगा। तो आगे है कि मानव भूगोल विभिन्न प्रदेशों की परिस्थितिक समायोजन व क्षेत्र संगठन पर केंद्रित रहता है। कि अब मानव भूगोल जो है, मानव का कोई भी क्रियाकलाप होगा वह भौगोलिक स्थान पर होगा। तो जिस स्थान पर मानव का जो क्रियाकलाप किया जाता है, उस प्रदेश की परिस्थिति की समायोजन, मतलब इस प्रकृति और मानव के बीच, संसाधनों के बीच समायोजन रहता है, अर्थात कोई गड़बड़ाहट नहीं होती है। अर्थात मानव के द्वारा खनन किया जाता है संसाधनों का, तो ऐसा खनन नहीं किया जाए जिससे इस परिस्थिति को, इस वनस्पति को या इस भूमंडल को कोई ज्यादा अपार क्षति होती हो, उसको कहते हैं समायोजन। तो मानव भूगोल विभिन्न प्रदेशों व प्रदेशों के पारिस्थितिक समायोजन पारिस्थितिक समायोजन यानी प्रकृति के साथ समायोजन स्थापित करना। पारिस्थितिक समायोजन वे उस क्षेत्र के संगठन, क्षेत्र के संगठन पर केंद्रित रहता है। अब यहाँ की पारिस्थितिकी समायोजन हो जाता है या उस संगठन पर केंद्रित रहता है जिसके द्वारा पारिस्थितिकी समायोजन स्थापित किया जाए। तो मानव भूगोल में ये विश्लेषण किया जाता है
मानव भूगोल में यह विश्लेषण किया जाता है कि मानव भूगोल में ये विश्लेषण किया जाता है कि मानव अपने संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से करता है कि मानव अपने संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से करता है। किस प्रकार से करता है, इन बातों का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण का अर्थ है कि यहाँ पर विस्तार से इस बात की चर्चा की जाती है इस विषय के अंदर कि मानव के पास जो संसाधन है उन संसाधनों का उपयोग वे किस प्रकार से करता है। अब चलो, उपयोग कर लिया तो इस उपयोग करने से वातावरण में क्या आ जाएगा, बदलाव। तो और उपयोग किस प्रकार से करता है और वातावरण में बदलाव लाता है। अब इस बात की चर्चा की जाती है कि मानव चलो संसाधनों का प्रयोग करता है तो उसके द्वारा किया गए प्रयोग से उपभोग कर लेता है संसाधनों का, तो वातावरण में भी बदलाव आता है। और वह बदलाव क्या मानव के रहने योग्य है या बहुत ही ज्यादा प्रदूषित है, इसकी भी विश्लेषण अर्थात इसकी भी चर्चा इस मानव भूगोल के अंतर्गत की जाती है। और मानव भूगोल जो है, मानव भूगोल संसाधन और जनसंख्या की व्यूहरचना है। मानव भूगोल संसाधन व जनसंख्या की व्यूहरचना है। संसाधन व जनसंख्या की क्या है, व्यूहरचना। अर्थात मानव भूगोल के अंदर जैसे देखो, आपने अभी महाभारत में सुना होगा कि गुरु द्रोणाचार्य ने एक चक्रव्यूह की रचना की थी, अर्थात अपने शत्रु को घेर सके या अपना बचाव किस प्रकार से कर सके, अपना गुजारा किस प्रकार से कर सकते, उसको कहते व्यूह। तो अपने बचाव के लिए उसने चक्रव्यूह की रचना की थी। तो मानव भूगोल में संसाधन सबसे महत्वपूर्ण, मानव जगत का विकास करने के लिए संसाधनों की अति आवश्यकता होती है। लेकिन वह संसाधन जनसंख्या के अनुपात के अनुसार अगर उपभोग में लिए जाते हैं तब तो ठीक है, अर्थात जितने संसाधन है उतनी जनसंख्या हो, अर्थात उन संसाधनों की पूर्ति जनसंख्या के अनुसार हो सके तब तक तो ठीक है। अन्यथा यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आ जाती है। इसलिए मानव भूगोल में संसाधन और जनसंख्या की व्यूहरचना की जाती है, अर्थात जितने संसाधन है जनसंख्या के अनुपात के अनुसार ही उसको काम में लिया जाए, इसको कहते हैं व्यूहरचना। मानव पर्यावरण में क्रियाकलापों से अनुकूलन स्थापित करता है। मानव पर्यावरण में
अपने क्रियाकलापों से अनुकूलन स्थापित करता है। अनुकूलन स्थापित करता है। अर्थात मानव यहां पर कोई ना कोई काम करेगा या अपना विकास करेगा तो पर्यावरण की क्या होगी, क्षति होगी। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर ही, इसको कमजोर करके ही मानव अपना विकास करेगा। तो इन क्रियाकलापों में पर्यावरण और अपने बीच इन क्रियाकलापों के द्वारा इसको अनुकूलन स्थापित करना पड़ता है। नहीं तो डॉक्टर एलन चर्चिल सैंपुल ने क्या कहा था कि मानव का विनाश करके प्रकृति अपने आप संतुलन बना लेती है। इसलिए मानव को अपनी क्रियाकलापों के द्वारा अनुकूलन स्थापित करना पड़ता है, और इसका वर्णन भी क्या है, मानव भूगोल में। इसका भी अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। मानव भूगोल क्षेत्र विशेष में किसी समय विशेष में के साथ मानव भूगोल, ये जो मानव भूगोल है, इस भूगोल के अंदर किसी क्षेत्र विशेष में समय विशेष क्षेत्र विशेष में समय विशेष के साथ मानवीय वातावरण के सभी तथ्यों का आपस में अध्ययन मानव को केंद्र मानकर करता है। अर्थात देखो, मानव भूगोल क्षेत्र विशेष में, अर्थात जगह, क्योंकि किसी स्थान विशेष का ही हम अध्ययन किस में करते हैं, भूगोल में करते हैं। तो मानव भूगोल क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय में, क्योंकि कोई भी विकास जो हमारा किया जाएगा वो समय को ध्यान में रखते हुए ही किया जाएगा, क्योंकि हमारा जीवन चक्र निश्चित रहता है। तो मानव भूगोल किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष समय में मानव और वातावरण के जितने भी तथ्य हैं उनका आपस में जब अध्ययन करता है कि पर्यावरण और मानव इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित हो, तो इस जगह विशेष का अध्ययन जब करता है तो सबसे पहले इसको ध्यान में क्या रहता है, मानव। ये मानव क्या होता है, केंद्र होता है। पर्यावरण और मानव के बीच जब अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल में, तो केंद्र क्या होता है, मानव होता है। ये बात यहाँ पर की गई है।